17 अप्रैल 1992 की सुबह मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ब्रोकर अपनी अपनी डील्स में व्यस्त थे, निवेशक अपने सपनों के साथ बाजार में पैसा लगा रहे थे और हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बिग बुल की पूरी दुनिया हिला दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी को अचानक एक अजीब सी बात का एहसास हुआ। बैंक के रिकॉर्ड में दिख रहा था कि करोड़ों रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदी गई हैं, लेकिन जब उन सिक्योरिटीज की असली कॉपी खोजी गई तो वो कहीं मौजूद ही नहीं थी। पैसा गया था, लेकिन उसके बदले में कुछ भी नहीं था। यहीं से शुरू हुआ शक, और कुछ ही दिनों में ये शक एक ऐसे खुलासे में बदल गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये भारत के वित्तीय सिस्टम की नींव को हिलाने वाली कहानी थी। ये कहानी है हर्षद मेहता स्कैम की। लेकिन इस कहानी की जड़ें कहीं गहराई में छिपी थीं, और उन्हें समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस समय में जब भारत का शेयर बाजार आज जैसा नहीं था। 1980 का दशक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में लोग हाथों में कागज लेकर चिल्लाते हुए ट्रेडिंग करते थे। कोई डिजिटल सिस्टम नहीं, कोई सख्त निगरानी नहीं। ये एक ऐसा माहौल था जहां नियम तो थे, लेकिन उन्हें तोड़ना मुश्किल नहीं था। और इसी सिस्टम में एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिसने इन नियमों को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए मोड़ दिया। हर्षद मेहता। एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से आने वाले हर्षद मेहता ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की। उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए, बीमा बेचने से लेकर सेल्समैन तक। लेकिन उनके अंदर एक अलग ही भूख थी, पैसा कमाने की, बड़ा बनने की। और यही भूख उन्हें शेयर बाजार तक ले आई। शुरुआत में उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की, जहां उन्होंने धीरे-धीरे बाजार की हर चाल को समझना शुरू किया। कौन सा शेयर कब बढ़ता है, कौन से लोग बाजार को प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टम की कमजोरियां कहां हैं। कुछ सालों में ही उन्होंने अपना खुद का ब्रोकरेज हाउस शुरू कर लिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली खेल। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार को सिर्फ निवेश की जगह नहीं समझा, उन्होंने इसे एक ऐसा खेल बना दिया जहां नियमों को मोड़कर जीत हासिल की जा सकती थी। उन्होंने कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू किए, बड़ी मात्रा में। इतनी बड़ी मात्रा में कि उनकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गईं, लोगों का भरोसा भी बढ़ता गया। निवेशक सोचने लगे कि ये कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और फिर उन्होंने भी उसी दिशा में पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये एक चक्र बन गया। कीमत बढ़ती, लोग खरीदते, कीमत और बढ़ती, और इस पूरे खेल के केंद्र में थे हर्षद मेहता। उन्हें बिग बुल कहा जाने लगा। उनकी हर चाल बाजार को प्रभावित करती थी। उनकी लाइफस्टाइल भी अब बदल चुकी थी। मुंबई में उनका आलीशान घर, महंगी कारें, मीडिया में इंटरव्यू, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और इस चमक के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा सच। सवाल था, इतना पैसा आ कहां से रहा था? क्योंकि इतनी बड़ी स्तर पर शेयर खरीदने के लिए जो पूंजी चाहिए थी, वो किसी आम ब्रोकर के पास नहीं हो सकती थी। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। उस समय भारत में बैंकिंग सिस्टम और शेयर बाजार के बीच एक दूरी थी। बैंक सीधे शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन बैंकों के पास बहुत पैसा होता था और वे उसे सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करते थे। इन सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए एक सिस्टम था, रेडी फॉरवर्ड डील। ये एक तरह का अल्पकालिक समझौता था, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज बेचता था और बाद में वापस खरीद लेता था। इस प्रक्रिया में एक दस्तावेज का इस्तेमाल होता था, बैंक रसीद। यानी अगर असली सिक्योरिटीज तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो बैंक एक रसीद जारी कर सकता है। यहीं पर था सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल, और हर्षद मेहता ने इसी लूपहोल को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कुछ बैंकों के साथ मिलकर फर्जी बैंक रसीदें बनानी शुरू की। इन रसीदों के जरिए उन्होंने बैंकों से पैसा उठाया और उस पैसे को शेयर बाजार में लगा दिया। यानी बैंक सोच रहे थे कि उनका पैसा सुरक्षित निवेश में लगा है, लेकिन असल में वो पैसा शेयर बाजार में जोखिम भरे खेल में इस्तेमाल हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा जाल था,
जो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। हर्षद मेहता इस पैसे का इस्तेमाल करके शेयर खरीदते, उनकी कीमत बढ़ाते और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देते। इससे उन्हें भारी मुनाफा होता और इसी मुनाफे से वो पुरानी लेन देन को संभालते रहते। ये एक तरह का चक्र था जो तब तक चलता रहा जब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन हर चक्र का अंत होता है और इस चक्र का अंत हुआ एक सवाल से। एक पत्रकार, सुचिता दलाल, ने इस पूरे खेल को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हर्षद मेहता बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी असामान्य रूप से शानदार है। उन्होंने जांच शुरू की और धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगी। उन्होंने पाया कि बैंकों से निकलने वाला पैसा सीधे शेयर बाजार में जा रहा है। ये एक बड़ा खुलासा था। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे बाजार में हलचल मच गई। निवेशक घबरा गए और उन्होंने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। कीमतें गिरने लगीं और जो बुलबुला सालों से बन रहा था वो फूटने लगा। एसीसी जैसे शेयर जो हजारों रुपए तक पहुंच चुके थे, तेजी से नीचे आने लगे। लोगों का पैसा डूबने लगा। कुछ ही दिनों में बाजार का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले उत्साह था, वहां अब डर था। जहां पहले भरोसा था, वहां अब शक था। सरकार हरकत में आई, जांच शुरू हुई और जल्द ही ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक छोटा घोटाला नहीं है। ये हजारों करोड़ रुपए का खेल है। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई केस दर्ज किए गए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। क्या ये सब उन्होंने अकेले किया या फिर इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था? जांच में कई बैंकों के नाम सामने आए। कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। ये साफ था कि सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया गया था। लेकिन ये भी उतना ही सच था कि बिना अंदरूनी सहयोग के इतना बड़ा खेल संभव नहीं था। इस स्कैम का असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो गया। सरकार को मजबूर होकर कई सुधार करने पड़े। सेबी को और ताकत दी गई, बैंकिंग नियम सख्त किए गए और शेयर बाजार को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो नुकसान हो चुका था, उसे पूरी तरह वापस नहीं लाया जा सकता था। हर्षद मेहता ने बाद में कई आरोपों का सामना किया। उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया। यहां तक कि उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को रिश्वत दी थी। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुआ। उनकी जिंदगी अदालतों और केसों में उलझ गई और 2001 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ ही इस कहानी के कई राज भी खत्म हो गए। लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है।